गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हमने ग्रेविटेशन के 2 पार्ट फिनिश किए हैं, जिसमें हमने व्हाट इज अ ग्रेविटेशन कंप्लीट किया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्रेविटेशन इन अवर डेली लाइफ कंप्लीट किया और कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड, जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटी। व्हाट इज अ ग्रेविटी? मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन में मैंने आपको बताया था एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशन फोर्स। ये m1 एक ऑब्जेक्ट है, ये m2 एक ऑब्जेक्ट है। ये m1 ऑब्जेक्ट m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और m2 ऑब्जेक्ट m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम था ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी भी कुछ नहीं है। ग्रेविटी इज आल्सो अ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी इज आल्सो अ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी इज आल्सो अ ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, ग्रेविटी भी एक ग्रेविटेशन फोर्स है। पर सर ग्रेविटेशन फोर्स तो आपने बता के रखा है कि m1 और m2 है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस फोर्स से वही फोर्स है। सिंपल है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्टों में एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? अर्थ। इन दोनों ऑब्जेक्टों में एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए और इसका मास हो जाए यमी, सपोज दैट मास ऑफ अर्थ इज यमी, और एक ऑब्जेक्ट हो जाए कोई भी एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। जो फोर्स अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, जो फोर्स अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, जो फोर्स अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, वही ग्रेविटेशन फोर्स का नाम होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी कुछ भी नहीं है। ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स which is applied by earth in any other object. Gravity is a gravitational force which is applied by earth which is applied by earth in any other object in any other object ओके, वेरी सिंपल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस संसार की कोई भी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो दो अट्रैक्शन फोर्सेस लगा रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर इन्हीं एक ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो जाए, तो ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये अर्थ लगा रही होगी, यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाएगा? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज नथिंग, ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ। मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाता है। ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स, बट when one object is अर्थ, इन दोनों में कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो जाए, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज आल्सो अ फोर्स। ग्रेविटी इज आल्सो अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, बट कैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है? जो अर्थ अप्लाई करती है किसी ऑब्जेक्ट पर। अर्थ मुझ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, मैं उसे ग्रेविटी बोल दूंगा। अर्थ आप पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, आप उसे ग्रेविटी बोल दोगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इतना ही डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो अर्थ ना हो, कोई एक ऑब्जेक्ट हो, ये मोबाइल और मेरे बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, कैमरा और मेरे बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी में अगर मैं अर्थ हो जाऊं, तो फिर इस कैमरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाएगा? ग्रेविटी कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ इन एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब ग्रेविटी का काम हो गया है फिनिश। ग्रेविटी भी है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल। इसके बाद
हमने ग्रेविटी सीख लिया। ग्रेविटी क्या है हमने पढ़ लिया कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, ग्रेविटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ ग्रेविटी एक्सीलरेशंस। ग्रेविटी एक्सीलरेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डिफिनेशन बताना चाहूंगा। फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल, व्हाट इज अ फ्री फॉल? अब ये एक टर्म है भाई साहब, व्हाट इज अ फ्री फॉल। सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट गिर रहा है और ये डाउनवर्ड की ओर फॉल हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हमने भाई साहब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर डाउन में तो आ रहा है, लेकिन हमने इस पर कोई इस ऑब्जेक्ट पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये अपने मन से नीचे की ओर आ रहा है। अच्छा, तो ये नीचे की ओर क्यों आ रहा है अपने मन से? हमने तो कोई फोर्स लगा के नहीं रखा। ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ये ऊपर से अपने मन से, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, बस हमने इसे यहां पर ये था और डाउन कर लिया, नीचे अपनी ओर जा रहा है, अपने आप नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा है। हमने तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने बस इसे चुपचाप एक स्टैटिक कंडीशन पे रखा था, बस उस बॉन्डिंग को तोड़ दिया जिसकी वजह से रुका हुआ था। तो हमने देखा कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स नीचे की ओर चला गया। अच्छा, ये नीचे की ओर गया क्यों? क्योंकि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटी लगा के रखा है। ग्रेविटी यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रखा है। अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रखा था इस ऑब्जेक्ट पर। यह ऑब्जेक्ट इसलिए नीचे जा रहा है, इसलिए नीचे नहीं अभी जा रहा है क्योंकि इसे मेरे फिंगर्स ने बांध के रखा है। जैसे मैं इस फिंगर से छोड़ देता हूं, बिना किसी फोर्स के ऑब्जेक्ट नीचे की ओर चला जाता है, बिना किसी फोर्स के ऑब्जेक्ट नीचे की ओर चला जाएगा, विदाउट एनी फोर्स ये ऑब्जेक्ट ये नीचे की ओर आ गया। क्यों? क्योंकि अर्थ ने इस पर अपनी तरफ एक फोर्स लगा के रखा था। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज कहां लिख दूं, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज moving if any object is moving toward to earth due to gravity without any external force, ड्यू टू ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी के, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, then this process is called, या this phenomena is called फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ग्रेविटी के रीजन से, कि अर्थ उस पर एक फोर्स लगाएगी, उस ग्रेविटी के रीजन से अर्थ की ओर, अर्थ के केंद्र की ओर, अगर अर्थ के सेंटर की ओर अगर मूव करे, देन इट इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, फ्री फॉल तभी माना जाएगा जब केवल और केवल ग्रेविटेशन फोर्स लगाओ। मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट ऐसे फ्री फॉल हो रहा है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया इसे, बस ये बॉन्ड में था, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मैंने ये बाउंडिंग हटाया अपने फिंगर की, ये नीचे की ओर चला गया। क्यों? अर्थ की ओर चला गया। क्यों? क्योंकि अर्थ ने इस पर एक ग्रेविटी लगा के रखी है, अर्थ ने इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या ग्रेविटी, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है वही ग्रेविटी है। तो अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज फ्री फॉल। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड टू अर्थ, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज moving toward to earth due to gravity, due to gravitational force without any external force, then this phenomena is called free fall.
आपको समझ में आया होगा फ्री फॉल क्या है, कि छोड़ दो किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी फोर्स के अप्लाई किए वो नीचे की ओर डाउनवर्ड में जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्री फॉल क्या है, आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटी क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन। व्हाट इज अ ग्रेविटी एक्सेलरेशन? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। gravity accelerations. What is the gravity acceleration? चलो आपने पढ़ लिया फ्री फॉल। आपने पढ़ लिया फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर जाने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर किसी फोर्स से ही तो जा रहा है। और कौन सा फोर्स? और कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ ने लगाया इस ऑब्जेक्ट पर, तो एक कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा, तभी तो नीचे की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे नीचे की ओर चला जाता है, सेंटर की तरफ जाता है। मींस सिंपली इसकी एक डिफिनेशन बन जाएगी ग्रेविटी एक्सेलरेशन की, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। समझना, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मींस केवल ऐसा ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ की ओर फॉल हो रहा है, केवल अंडर ग्रेविटी ही फॉल हो रहा है, किसी एक्सटर्नल फोर्स से फॉल नहीं हो रहा है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशंस। Freely falling object produce accelerations, and that acceleration is called gravity acceleration. Gravity acceleration मीन्स जो फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल की प्रोसेस में जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब इसने एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। अंडर ग्रेविटी जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करती है, उस समय जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अ ग्रेविटी एक्सेलरेशन। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रेविटी एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। फ्री फॉल होती हुई ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेती है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अ ग्रेविटी एक्सेलरेशन। और इस ग्रेविटी एक्सेलरेशन को हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोटेट करते हैं? स्मॉल जी से। याद हो आपको, मैंने एक कैपिटल जी बता के रखा था। कैपिटल जी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻11। दिस स्मॉल जी और इस कैपिटल जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैपिटल जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज अ ग्रेविटी एक्सेलरेशन। स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। स्मॉल जी को हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रेविटी एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाली गई वैल्यू है, और इस वैल्यू को हम प्रूफ करेंगे हाउ जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब आपने पढ़ लिया ग्रेविटी क्या है, फिर आपने पढ़ लिया फ्री फॉल क्या है, फिर आपने पढ़ लिया ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या है, कि फ्री फॉल होती हुई ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, वही एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाता है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन। इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूटन के लॉ को लगाएं तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इफ यम मास की ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की ओर फॉल हो रही है जी ग्रेविटेशन फोर्स से, जी ग्रेविटी से नीचे की ओर फॉल हो रही है, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर फॉल हो रही है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो F इज इक्वल एम ए होता है, आप लोगों ने पढ़ के रखा है, F इज इक्वल एम ए होता है, ये कितना हो जाएगा? F इज इक्वल एम जी इस फोर्स से अप्लाई कर रही होगी, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। F इज इक्वल एम जी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है।
F इज इक्वल mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी आ रहा है, F इज इक्वल mg। ये हम न्यूटन के थर्ड लॉ से, ये ग्रेविटेशनल न्यूटन के सेकंड सॉरी न्यूटन के सेकंड लॉ पे जब F इज इक्वल m इंटू ए पे हम रख देते हैं F इज इक्वल m इंटू g, और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग से निकाल के रखा है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से। ये दोनों फोर्स बाय द एक्सपेरिमेंट प्रूफ में है कि इक्वल होते हैं, ये दोनों फोर्स ग्रेविटी फोर्स ही हैं, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। देन आपने समझ के रखा है कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन क्या है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड अ एक्सीलरेशन, दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी एक्सीलरेशन। g इज इक्वल ग्रेविटी एक्सीलरेशन एंड g इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई ऑब्जेक्ट है, तो F इज इक्वल mg एक फोर्स अप्लाई कर रही होगी, F इज इक्वल mg इस फोर्स से नीचे की ओर गिर रही होगी इफ ग्रेविटी एक्सीलरेशन इज g, इसकी वैल्यू इतनी होती है। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और एक g 9.8 है, ये बदलता रहता है हर जगह टू जगह बदलता रहता है। वेरिएशन के लिए हम प्रूफ करेंगे कैसे बदलता है। फिलहाल नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ओके, relation between capital G and small g. Relation between capital G and small g. रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। We are going to find relation between capital G and small g, very important है, ये क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। ओके, चलो रिलेशन फाइंड करते हैं कैपिटल G और स्मॉल g पे। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं। दिस इज अ अर्थ, सपोज दैट दिस इज अ अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, और ये है अर्थ का सेंटर, और ये है अर्थ की रेडियस आर ई, ये है अर्थ की रेडियस आर ई। अच्छा, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है आर ई। सपोज दैट इसके सरफेस पर कोई यम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, और आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ के रखा है कि हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पर ही वर्क करता है, सेंटर ऑफ मास पर। तो इस पूरे अर्थ का मास हम मान लेते हैं यम ही है, जो कि इसके सेंटर पे वर्क कर रहा है। अब इस पूरे अर्थ का मास यम ही है, इसके सेंटर पे वर्क कर रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर ई है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर ई है, मास यम है, और ये कितना है, आर ई है, इसकी रेडियस कितनी है, आर ई है। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और आर ई डिस्टेंस पर है, तो इस पर एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। यम ई ऑब्जेक्ट है और यम सेंटर पर, इस मास पे, इस अर्थ के सेंटर पे टोटल मास है, एक मास अर्थ का, और अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है यम। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल, F is equal according to Newton's gravitational law, Newton's gravitational law, according to Newton's gravitational law। अच्छा, according to Newton's gravitational law, according to Newton's gravitational law, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, according to Newton's gravitational law, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। F is equal G एम ई, F इज इक्वल जी एम ई, मास क्या है, m अपॉन ये क्या है, आर ई स्क्वायर। अच्छा, F इज इक्वल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर का एक फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, इस पे एक भाई ग्रेविटी जी से, सपोज दैट इट इज अ फॉलिंग, ग्रेविटी जी इस पर वर्क कर रहा है, भाई ग्रेविटी जी इस पर वर्क कर रहा होगा, देन F इज इक्वल एम जी, समझ रहे हो ना,
F is equal mg. This is equation number 1 and it is equation number 2. बोथ फोर्सेस इक्वल, बोथ फोर्सेस इक्वल, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये अंडर ग्रेविटी है, इसलिए ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. सपोज दैट किसी कंडीशन पर हमने मान लिया कि ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ ऑब्जेक्ट यहां पर था और जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन से ये आ रहा था, तो हमने एक तुरंत पिक्ड पॉइंट ले लिया. अच्छा आर ई पर है, ऊपर से जी पर आ रहा है, तो इतने समय पे आर एम एफ इज इक्वल एम जी फोर्स इस पर अप्लाई हुआ होगा. भाई एफ इज इक्वल एम इंटू नहीं होता, एफ इज इक्वल एम जी फोर्स इस पर अप्लाई हुआ होगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन से डेट जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल एम जी. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं कह सकता हूं जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल एम जी. यम से यम कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, जी इज इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड अ कैपिटल जी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इज इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. बिकॉज हम ग्रेविटी पे बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर आर ई आएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तभी आया होगा जब कोई हमारी जो अर्थ है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी. जी इज इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, वेयर me is equal mass of earth and re is equal radius of earth, r is equal radius of earth. ये रिलेशन है. F is equal g m e m upon r e square. This is a relation. दिस इज अ रिलेशन डेट z इज इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा और बहुत ही अच्छे से याद करना होगा. डेट जी इज इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये दोनों पे रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी? What is the value of the small g? Here is a question that what is the value of the small z? Simply what is the value of the z? वैसे तो आपको पता है g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से कह सकता है, प्रूव दैट z इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन आपसे कहेगा प्रूव दैट g इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए प्रूफ करते हैं. आपने अभी रिलेशन प्रूफ किया, रिलेशन बिटवीन g and g is, relation between g and g is, what is the relation between g and g? That z is equal g m e upon r e square. अच्छा, g is equal g m e upon r e square, where m e is the mass of earth and r e is the radius and body is here, it is a small m. Very good. It is a small m and it is a r e and it is a mass m, mass of the earth. अब हम बात करें व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ होता कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? मास ऑफ द अर्थ होता कितना है? अब इसकी बात करें. मास ऑफ द जो अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg अप्रॉक्स. कितना होता है? 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg. मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg. ये निकाल के रखा गया है. और रेडियस ऑफ द अर्थ होती है,
रेडियस ऑफ द अर्थ होती है 6.67 इंटू 10 मीटर। अच्छा, रेडियस कितनी हो गई 6.67 है, 6.38, ये मुझे कुछ और याद आ गया, 6.38 इंटू 10⁶ मीटर। अब आपका काम है इन वैल्यूज को उठा करके यहां पर रखना। अब सिंपली है g इज इक्वल, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है 6 पॉइंट, मैं इसे थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूं ताकि नीचे का दिखता नहीं है, इस वजह से कैपिटल G इज इक्वल, स्मॉल g इज इक्वल कितना है, G ME अपॉन RE स्क्वायर। स्मॉल g इज इक्वल वैल्यू ऑफ द कैपिटल G आप जानते हो 6.67 इंटू 10⁻11। And what is the value of the mass ME? Value of the mass ME 6 into 10⁻24। ये हमें पता है पहले से कि मास अर्थ के मास की वैल्यू कितनी होती है 6 into 10⁻24। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस होती है 6.38। रेडियस कितनी होती है 6.38 इंटू 10⁻6 ऑफ होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जब आप इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा मैं और सॉल्व किए दे रहा हूं, फिर ये काम मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसे सॉल्व करोगे। g इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.38 इंटू 6.38 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ये हो जाएगा। फिर आफ्टर देन g इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 24। मैं इस 6 और 6 को 12 करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा -12 इंटू ये वाला 6 अपॉन 6.38 इंटू 6.38 इंटू 10⁻12। ये सॉरी 10⁻12 को तो मैं ऊपर ले जा चुका हूं, ये नहीं ऊपर होगा, बस इतना होगा। ये आपका बन जाएगा g इज इक्वल 6.67, 12 से 24 से 12 जाएगा तो माइनस का 24 से 12 जाएगा तो प्लस का 12 बचेगा, और प्लस के 12 से 11 माइनस होगा तो मुझे लग रहा है 10 इंटू 6 होगा अपॉन 10 इंटू 6 होगा अपॉन 6.38 इंटू 6.38। अब तो आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ रहा होगा। अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू निकालूं तो मैं इस 6.38 से 6.67 को माइनस कर सकता हूं, 6.38 से 6 को कैंसिल कर सकता हूं, और g की वैल्यू जो हम लोग लगभग में ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। हम ये 0.38 और इस 0.38 को निग्लेक्ट कर देते हैं, और इस 6-7 को और इस 6 से ये 6 कैंसिल कर देते हैं, ये 6 से ये 6 कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ जाता है अप्रॉक्स वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये होमवर्क करना है। g की वैल्यू 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.38 इंटू 6.38 इंटू 10 करोगे तो g की वैल्यू अप्रॉक्स में 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ आएगी, जिसे हम लोग लिख देते हैं g इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप 0.38 से ये सादी इन दोनों चीजों को कैंसिल कर देते हो तो ये वाले से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मींस आफ्टर पॉइंट जितने भी वैल्यूड हैं आप उन्हें ध्यान नहीं देते हो, आप उन्हें अटेंशन नहीं करते हो, तब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और g की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अप्रॉक्स वैल्यू मैंने निकाल दिया है, और ये रियल वैल्यू इसकी निकल कर आई है। ये रियल वैल्यू अप्रॉक्स इतनी होती है, आप लोग इसे डिवाइड करोगे तो क्लियर वैल्यू आपके सामने आएगी। तो गाइस ये था व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ द स्मॉल g और हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉल g इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करूंगा। जल्दी मैं रूल्स ऑफ केपलर ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लेनेट से केपलर ने क्या क्या रूल दिए हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगा, और जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, फिनिश कर रहे होंगे। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की भी वीडियोस आएगी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।